सन 1994 ह्यूस्टन, टेक्सास में एक लड़की पैदा हुई। नाम था एलेक्सिस शाय। उसके पापा माइक रोबिनॉल्ट और उसकी मॉम स्टेसी ने अपनी बेटी को बड़े अरमानों से पाला। स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद एलेक्सिस ने पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया की एक यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी एजुकेशन की पढ़ाई की। मगर अजीब बात यह रही कि डिप्लोमा लेने के बाद भी उसने फौरन कोई टीचिंग जॉब नहीं पकड़ी। उसने काम शुरू किया एक प्रीमियम हेयर और स्किन केयर कंपनी मोनेट में। यही वो वक्त था जब एलेक्सिस ने अपनी असली पहचान बनाना शुरू किया। इंस्टाग्राम पर उसकी खूबसूरती, उसका चैंपेन जैसा लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब यूजर्स को अपनी तरफ खींच लाते। उसके शौहर एक अमीर वेस्ट टेक्सास कंसल्टेंट, उससे पूरे 26 साल बड़े थे। दोनों अक्सर सफर पर जाते और एलेक्सिस इन सफरों की तस्वीरें अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करती। न सिर्फ ट्रैवल की, बल्कि ह्यूस्टन में उनकी आलीशान जिंदगी की भी झलकियां। उसकी हर पोस्ट हजारों लोगों तक पहुंचती, शेयर होती, वायरल होती। दिसंबर 2020 तक उसके 69,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे। अब आप जानते ही हैं, जब किसी के इतने फॉलोअर्स हो जाते हैं तो प्राइवेट कंपनियां ऐसे लोगों को अप्रोच करती हैं और उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के बदले मोटी रकम देती हैं। एलेक्सिस के साथ भी यही हुआ। वो अब भी मोनेट के लिए काम कर रही थी, मगर साथ साथ उसे स्पॉन्सरशिप डील्स भी मिल रही थी। उसकी कमाई इतनी बढ़ गई थी कि वो अपने शौहर से भी ज्यादा कमा रही थी। मगर शाय के घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसकी एक करीबी दोस्त ने बाद में बताया कि एलेक्सिस ने उसे कॉन्फाइड किया था कि वो तलाक लेने की तैयारी कर रही है। कई लोगों को उनका रिश्ता पहले दिन से ही अजीब लगता था। उम्र का इतना बड़ा फासला और जिंदगी की पसंद नापसंद में जमीन आसमान का फर्क। मगर इसके बावजूद एलेक्सिस ने वो अपार्टमेंट नहीं छोड़ा जो वो टॉम के साथ शेयर करती थी। थैंक्स गिविंग के वीकेंड पर उसे थोड़ी राहत मिली। उसने अपनी सहेली के यहां रुकने का प्रोग्राम बनाया। उसने टॉम से कहा कि वो वीकेंड तक वापस आ जाएगी। मगर उसी शनिवार एलेक्सिस की मां स्टेसी को टॉम का फोन आया। एलेक्सिस गायब हो गई है। कल से मैंने उसकी कोई खबर नहीं सुनी। कुछ ही घंटों बाद 28 नवंबर को स्टेसी ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। उसमें लिखा कि उसकी बेटी 24 घंटे से गायब है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है और उसे आखिरी बार ह्यूस्टन एरिया में देखा गया था। यह सब उसके लिए और भी तकलीफदेह इसलिए था क्योंकि उसने पिछले क्रिसमस से अपनी बेटी को देखा तक नहीं था। महामारी की वजह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे। असल में एलेक्सिस ने इस बार पेंसिल्वेनिया में अपने घर आकर थैंक्स गिविंग मनाने की प्लानिंग की थी, मगर कोविड केस बढ़ते देखकर उसने टेक्सास में ही रहना ठीक समझा। लेकिन उसी सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ह्यूस्टन की नगर निगम में काम करने वाला एक सैनिटेशन वर्कर रोड के किनारे कुछ अजीब सा देखता है। पहले उसे लगा शायद कोई मैनिकिन पड़ा है। कपड़े नहीं थे और जिस तरह हाथ पांव अकड़े हुए थे उसी वजह से उसने यूं समझा। मगर जैसे ही उसने गौर से देखा, उसकी रूह कांप गई। उसने तुरंत अपने सुपरवाइजर जॉन रिचर्डसन को कॉल किया और कहा, सर, ये डमी नहीं लग रही, बहुत हद तक असली इंसान लग रहा है। जॉन तुरंत वहां पहुंचे और जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो उनका भी चेहरा सफेद पड़ गया। वो मैनिकिन नहीं था, वो एक लाश थी। उन्होंने फौरन 911 को कॉल किया। बाद में उन्होंने एक लोकल रेडियो को इंटरव्यू में कहा, उस लाश का मंजर वो रोज मेरी आंखों में घूम जाता है, जैसे एक डरावना ख्वाब जिससे मैं निकल ही नहीं पा रहा। 2 दिन बाद 30 नवंबर को ह्यूस्टन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबको बताया कि मिली हुई बॉडी एलेक्सिस शाय की है। उसके होने वाले एक्स हस्बैंड टॉम को कोरोनर के दफ्तर से कॉल गया कि वो आकर पहचान करे। वो जानता था कि ये उसकी बीवी ही होगी, फिर भी हिम्मत जुटाकर वो गया और वहां उसने अपनी बीवी को देखा, ठंडी मेज पर पड़ी हुई, बिल्कुल खामोश, बिना किसी नजर आने वाले जख्म के। मगर कहानी यही नहीं थमी, बल्कि अब और डरावनी हो चली थी। एलेक्सिस की मौत की खबर फैलते ही मीडिया और सोशल मीडिया पर अफवाहों का तूफान उठ गया। लोग टॉम पर इल्जाम लगाने लगे। कुछ दोस्तों ने ऑनलाइन पब्लिकेशंस को बताया कि एलेक्सिस ने उनसे कहा था कि टॉम से उसकी लड़ाई झगड़े अक्सर मारपीट तक पहुंच जाते थे। लोगों ने मान लिया कि टॉम ही उसका कातिल है। टॉम अचानक मीडिया की निगाहों में आ गया।
सोशल मीडिया पर गुस्से का आलम यह था कि उसे डेथ थ्रेट्स तक मिलने लगे। शुरुआत में टॉम ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, मगर जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए उसने लोकल ABC चैनल को बयान दिया। उसने कहा, वो मुझे समझती थी, मैं उसे समझता था। जब वो निकली तो हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैंने बस कहा था कि उसे नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। उसने यहां तक दावा किया कि वो और एलेक्सिस तलाक ले ही नहीं रहे थे। एलेक्सिस की मां स्टेसी ने भी कहा कि अगर उसकी बेटी को शादी में कोई मसला होता तो वो अपनी मां से जरूर शेयर करती। मगर फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट हैरिस काउंटी ने जब पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने कहा कि वो फाउल प्ले को रूल आउट नहीं कर सकते, यानी शक और गहरा गया। स्टेसी ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी का कत्ल हुआ है। जिस तरह उसकी बॉडी को फेंका गया उस तरीके में ही एक खौफनाक सच्चाई छिपी है। दोस्तों का कहना था कि हाल ही में मैक्सिको ट्रिप पर एलेक्सिस ने डर जाहिर किया था कि वो अपनी जान को लेकर खौफजदा है, मगर उसने कभी वजह साफ नहीं बताई। अब सवाल ये था, अगर टॉम नहीं तो किसने मारा एलेक्सिस को? पुलिस ने टॉम को शक से बाहर कर दिया क्योंकि उसने शुरू से ही पूरा खून ऑपरेशन किया था। पुलिस का कहना था कि सिर्फ वक्त की बात है कि असली कातिल गिरफ्त में आएगा। फिर शक गया उसकी कंपनी मोनाट की तरफ। मोनाट पर पहले से आरोप थे कि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके प्रोडक्ट्स पर भी सवाल उठे। सैकड़ों लोगों ने कहा कि मोनेट के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स से उन्हें गंभीर नुकसान हुआ, बाल झड़ना, सर में खुजली, स्किन पर जलन। फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल ने तक कंपनी की जांच की थी और उस पर करोड़ों का जुर्माना लगा। एलेक्सिस खुद मोनाट की सबसे कामयाब सेलर थी। उसे एक सेल्स कंपटीशन जीतने पर $10,000 का चेक मिला था। जरा सोचिए, कितनी औरतें होंगी जिनके बाल झड़ गए या जिनकी स्किन खराब हो गई। औरतें जो एलेक्सिस को ही इसका जिम्मेदार मानती होंगी। या फिर मोनेट के MLM सिस्टम में एलेक्सिस के नीचे काम करने वाले कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका पैसा डूब गया होगा। लोग जिनके पास ढेरों प्रोडक्ट्स का स्टॉक पड़ा रह गया होगा जब अचानक कंपनी की पोल खुली। ऐसी हालत में गुस्सा, बदला, नफरत सब पैदा होना लाजिमी था। और क्या पता उन्हीं में से किसी ने एलेक्सिस की जिंदगी खत्म कर दी। सोशल मीडिया ने उसे मशहूर बना दिया, मगर वही सोशल मीडिया शायद उसकी मौत की वजह भी बन गया। आज तक ये रहस्य बाकी है, किसने मारा एलेक्सिस शाय को। मगर इतना पक्का है, जिस तरह उसकी लाश सड़क किनारे मिली, जिस तरह अफवाहों ने आग पकड़ी और जिस तरह उसका डर सच साबित हुआ, ये कहानी हर किसी के दिल में एक सिहरन छोड़ जाती है। कभी कभी जो जिंदगी हमें रोशनी देती है वही हमें अंधेरे में धकेल देती है। कुछ साल पहले मैंने एक इटालियन क्राइम शो देखना शुरू किया था, गमोरा। उससे पहले मैंने द सोप्रानोस इतनी बार देखा था कि शायद गिनती भी भूल गया था। एक दोस्त ने मुझे गमोरा सजेस्ट किया, कहने लगा, ये सोप्रानोस जैसा है लेकिन 100 गुना ज्यादा बेरहम, खूनी और अंधेरा। मैंने देखना शुरू किया और बस दीवाना हो गया। हफ्ते भर में पहली 2 सीजन ऐसे निकल गया जैसे कोई नशा हो। हर एपिसोड के बाद मैं अपने दोस्त को मैसेज करता, यार ये शो तो कमाल है। वो हंसता और मुझे बार बार धन्यवाद देता कि मैंने उसे माना। लेकिन फिर अजीब चीजें शुरू हुईं। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और अचानक मुझे इटालियन लैंग्वेज के स्पॉन्सर्ड एड्स दिखने लगे। पहले तो मैंने सोचा कोई गड़बड़ है, ऐप का एल्गोरिथम बिगड़ गया है। लेकिन दिन पर दिन बार बार वही हुआ। एड्स आते, इटली के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज जो मेरी पहुंच से बाहर थे। मुझे काफी देर लगी असली कनेक्शन समझने में। ये एड्स गमोरा से जुड़े थे। मतलब मेरा फोन मेरी बातें, मेरे टीवी शो के डायलॉग्स सुन रहा था। सोचिए, मेरा फोन वो आवाजें कहीं ट्रांसमिट कर रहा था और फिर मेरे इंस्टा फीड पर उसी हिसाब से एड्स भेजे जा रहे थे। उस पल मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अगर मेरा फोन मेरे टीवी शो की आवाज सुनकर डेटा भेज सकता है तो यह भी मुमकिन है कि मेरी अपनी आवाज, मेरे प्राइवेट बातें सरकार या कोई अनजान कंपनी सुन रही हो। सालों पहले लोग डरते थे कि जॉर्ज ऑरवेल की 1984 किताब हकीकत बन जाएगी। एक ऐसी दुनिया जहां हुकूमत हमारे घरों में कैमरे और माइक लगाकर हमें देखेगी, सुनेगी। लेकिन
क्या ऑरवेल ने यह सोचा था कि हम ये सब खुद अपनी मर्जी से करेंगे? सिर्फ एक छोटे से चमकदार डिवाइस में उस टेलीस्क्रीन को पैक कर दिया गया, सोशल मीडिया के साथ जोड़ दिया गया और हमने अपनी प्राइवेसी खुद अपने हाथों से सौंप दी। अगर 20 से 30 साल पहले कोई कहता फोन से हमें सुना जा रहा है, जासूसी हो रही है, तो शायद लोग उसे पागल समझते। लेकिन आज ये रिकॉर्ड पर है कि हमारे डिवाइस बैकग्राउंड में हमारी आवाज़, एम्बिएंट साउंड्स रिकॉर्ड करते हैं, फिर कीवर्ड्स उठाकर एड कंपनियों को भेजते हैं। असल डर इस बात में नहीं है कि ये हो रहा है, डर इस बात का है कि किसी को परवाह ही नहीं। लोग कहते हैं अरे डेटा जाए तो जाए, उसमें क्या है। कोई कहता है चीनी कंपनियों के पास मेरा डेटा है तो मुझे क्या फ़र्क। लोग मजाक में उड़ा देते हैं